हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और हम लोग देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और हिंदी में इसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा नेशनल इनकम का एक कैलकुलेशन है। जैसे हम लोग कभी भी देखिएगा तो देश के बारे में बोला जाता है, उसके ग्रोथ के बारे में अगर देखना है तो देखा जाता है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है या हमारा टोटल जीडीपी क्या है। अब जीडीपी होता क्या है? जीडीपी जो होता है देश में एक वर्ष में उत्पन्न की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं को दर्शाता है कि कितना हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। उसी प्रोडक्शन के वैल्यू क्या होगा, जो कि मार्केट में उसका अगर कोई प्राइस होगा तो उसी वैल्यू को हम लोग जब जोड़ देते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, तो उसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम पदार्थ का मतलब है फाइनल गुड्स, ठीक है, अंतिम पदार्थ तथा सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की जाती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे सेवाओं और पदार्थों की बात हो रही है जो अंतिम है। अब अंतिम को हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग अंतिम को इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, अगर उनको भी हम लोग लेने लगेंगे, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करने लगेंगे, तो यहाँ डबल काउंटिंग की दिक्कत आ जाती है। मतलब जितना जीडीपी होगा उससे ज़्यादा वो दिखने लगता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो लेक्चर, आगे इसी लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप लोग अक्सर देखते होंगे न्यूज़ में, जो कि हमारे जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को दिखलाता है, दर्शाता है। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखना चाहें इंग्लिश में तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced in an economy within a year। ठीक है, तो जीडीपी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये एक साल का हम लोगों को जीडीपी निकल कर आएगा। मतलब टाइम पीरियड जो होगा वो हम लोग एक साल का देखेंगे। और ये यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो दो चीज यहाँ ध्यान देने का है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक है कि इसमें वर्ष भर की उत्पादित जो वस्तुएं हैं तथा पदार्थ हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ लेते हैं। और दूसरा क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम वस्तु का हम लोग यहाँ प्रकट करते हैं। ये दो चीजें इस डेफिनेशन में हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों के समझने के लिए। अब जो ये जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं हम लोग कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर। ठीक है, जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पर। तो लिख सकते हैं जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब भी देखेंगे कोई भी कैलकुलेशन, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे दो चीजों में हम लोग देखेंगे। एक होगा हमारा मार्केट प्राइस, दूसरा होगा हमारा फैक्टर कॉस्ट।
जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझा था। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है बाजार मूल्य, जो कि जहां पर अगर बिकने के लिए बाजार में आता है उस मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। वहीं अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, मतलब साधन पर जो हम लोगों को लागत लगा है उसकी बात करेंगे, तो साधन हमारा क्या क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है। तो ये सारे चीज पर जो खर्च हुआ है, मान लीजिए कोई लेबर काम किया है किसी प्रोडक्ट को बनाने के में, तो उसके लिए उसको वेजेस हम लोग देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अगर कैपिटल लगाते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो वो हमारा लागत हो जाएगा उस साधन पर। अगर हम लोग कोई लैंड लेते हैं उस पर हम लोग जब रेंट देते हैं, लगान देते हैं, तो वो हमारा लागत हो जाएगा। तो वो सारे को हम लोग फैक्टर कॉस्ट में लेते हैं। तो यहां पर हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर मतलब क्या होता है, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है, जो यहाँ पर हम लोग फाइनल की बात करते हैं। तो फाइनल की बात जब करें तो ये वह पदार्थ हैं या वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो उपभोग, अंतिम उपभोग में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर मान लें कि उसके बाद उसको बेचा नहीं जाता है। अगर मान लीजिए आप ये कलम खरीदते हैं तो ये कलम फाइनल गुड्स हो गया। अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से कोई सेवा जाकर एज ए पेशेंट कोई सेवा आप ले रहे हैं तो वो आपका फाइनल सर्विस हो गया। तो इस प्रकार से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये आगे बेचा नहीं जाता है या इसके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इसको किसी और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, जिसको हम लोग मध्यवर्ती पदार्थ भी कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो दूसरे और प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम लोग मान लें कि सपोज कोई अगर कॉटन है, ठीक है, कॉटन की बात करें, रुई की बात करें, तो रुई से क्या होता है, रुई इंटरमीडिएट गुड होगा। उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग सूता बनाते हैं। अगर थ्रेड बनाते हैं, अब थ्रेड क्या होगा, वो भी इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे आगे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अब कपड़ा भी हो सकता है कि इंटरमीडिएट गुड हो, क्योंकि उसके बाद हम लोग उसे शर्ट, पैंट या कोई भी गारमेंट बनाते हैं। लेकिन जब गारमेंट बन जाता है तो उसको फिर और किसी चीज में बदलाव नहीं लाया जाता है, तो वो गारमेंट जो हो जाएगा वो फाइनल गुड हो जाएगा। और वहीं ये जो सारे कपड़े थे, रुई थे, सूता का एग्जांपल था, ये सारा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। और इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ डबल काउंटिंग हो जाता है। अब डबल काउंटिंग कैसे होता है उसको हम लोग एग्जांपल के तहत आगे समझेंगे। तो डबल काउंटिंग असल में होता क्या है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डबल काउंटिंग के बारे में, कि डबल काउंटिंग मीन्स दैट ए particular good or commodity gets included twice or more than 2 times during the calculation of national income। ठीक है, तो डबल काउंटिंग का क्या मतलब होता है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि कभी कोई गुड्स या सर्विसेज जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है, जब हम लोग राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, गणना कर रहे होते हैं, तो वो 2 बार या 2 बार से अधिक बार जो है वो काउंट कर लिया जाता है। उससे क्या होगा कि हमारा जीडीपी का जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, बल्कि वो काफी बढ़कर आएगा। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तहत समझना चाहें तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है,
वो किसान जो है गेहूं उपजाता है और वो उसे 2000 के वैल्यू में मार्केट में जो होता है वो 2000 में बिक रहा होता है। तो वो 2000 रुपए में वो जाकर एक मिल को बेच देता है। अब वो मिल क्या करता है, वो उसको चेंज कर देता है आटे में। अब वो आटा जो होता है वो होलसेलर को बेचता है। अब होलसेलर माल को बेचा, उसके बाद होलसेलर से वो चला जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास चला जाता है। अगर मान लीजिए सभी लोग 2-2 हजार रुपए में बेचते हैं और 2-2 हजार का वैल्यू एडिशन उसमें करते हैं तो क्या होगा, इसका हम लोग देखेंगे कि 8000 चला गया है। लेकिन असल में जो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने का हुआ है, वो केवल और केवल 2000 का हुआ है। इसीलिए जब हम लोग डबल काउंटिंग करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करते हैं, तो उस वजह से हमारा डबल काउंटिंग हो जाता है और हमारा जीडीपी काफी ज्यादा दिखने लगता है। तो जीडीपी के विषय में और अगर कुछ बातें हम लोग कहें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये करंट ईयर के बारे में बात करता है, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा है कि वो एक ईयर के बारे में बात करता है। तो ये जो करंट ईयर, अभी का जो चालू वर्ष है, उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पादन हुआ है, उसके मूल्य को इसमें गिना जाता है। मतलब अगर 2014-15 हम लोग ईयर देख रहे हैं कि उसका जीडीपी क्या है, तो 2014-15 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा उसके वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि ये इतना जीडीपी है। इसीलिए हम लोग किसी पुरानी वर्ष में जो भी चीज का प्रोडक्शन हुआ था या उसका कंजम्पशन किया गया था, जैसे सेकेंड हैंड कार है, सेकेंड हैंड बाइक है, अगर मान लीजिए कोई पुराना घर या फ्लैट की बिक्री हुई है, तो उन सारे को हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो पहले के सालों का है। अगर वो अभी बेचा भी जाता है तो उसे हम लोग इंक्लूड नेशनल इनकम में, जीडीपी में नहीं करेंगे। अब नेशनल इनकम में या जीडीपी में कई सारे प्रोडक्शन होते हैं जो कि नॉन मार्केटेड गुड्स, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो मार्केट नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में अगर हाउस वाइफ ले लें, हाउस वाइफ अगर घर पर केयर ले रही है सभी का, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम या जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। वहीं अगर वो एज ए नर्स जाती है हॉस्पिटल में और उसके एवज में उन्हें कुछ मिलता है ऑनरोरियम, तो उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। वहीं अगर कोई अपने हॉबी के कारण गार्डनिंग करता है तो उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे भारत है विकासशील देश है, ऐसे ही कई विकासशील देश जो होते हैं वहां पर के जो किसान होते हैं वो जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें काफी सारा हिस्सा वो खुद के लिए उपभोग के लिए भी रख लेते हैं, जो कि मार्केट में नहीं पहुंच पाता है। अब वो जब मार्केट में नहीं पहुंच पाता है तो उसके भी मूल्य का हम लोग निर्धारण नहीं कर पाते हैं, उसके वैल्यू को हम लोग निकाल नहीं पाते हैं और वो भी हमारा जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कि इन्वेंट्री में किसी के स्टॉक में कुछ गुड्स जो है काफी बढ़ गए हैं, तो उत्पादित वस्तुओं का कुछ मात्रा जिन्हें बेचा नहीं जा पाता है उसे हम लोग कहेंगे कि वो इन्वेंट्री में चला गया, वो स्टॉक में चला गया। तो जब इन्वेंट्री में वृद्धि होती है, जब स्टॉक में वृद्धि होती है, तो हम लोग इसको जो है कुल राष्ट्रीय आय में गणना इसका करते हैं। इसका कारण यह है कहे कि अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि जो स्टॉक होता है या जो भंडार होता है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट, एज ए निवेश माना जाता है और ये कल्पना कर लेते हैं कि उत्पादित जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो स्वयं उसको खरीद लेते हैं। इसीलिए अगर कोई इन्वेंट्री में भी गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स है जो कि इसी साल प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको भी इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वो उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाए और उसको इंक्लूड किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर होगा कि क्या है। तो अभी तक में हम लोगों ने जो भी देखा है जीडीपी के बारे में, वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस था। तो अब हम लोग को ये भी समझना होगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं।
तो फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, मतलब साधन पे जो हमारी लागत है उसकी बात हो रही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सम होता है जो भी वैल्यू एडिशन होता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में एक कंट्री के अंदर। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ all the net value added in a year within the country। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पर हम लोग फैक्टर के इनकम की बात कर रहे हैं, साधन को जो कमाई होती है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो नेट वैल्यू जो एडिशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेट वैल्यू जो भी ऐड होता है वो क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड gets distributed as income to the owners of factors of production। ठीक है, टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जो भी स्वामी है उसके उस प्रोडक्शन के फैक्टर के उन पे, जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, अगर किसी के पास जमीन है तो उसके पास इनकम के रूप में जाता है। अगर कोई लेबर है तो उसके पास इनकम के रूप में जाता है। अगर किसी ने पैसे लगाए हैं, कैपिटल लगाया है, तो उसके पास इंटरेस्ट के रूप में इनकम जाता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं कि ये फैक्टर के ऑनर के पास इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये इसको क्या कहेंगे, सम होता है सारे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स का और फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन का, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या क्या इंक्लूड करेगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे वेजेस को इंक्लूड करेगा जो कि लेबर को जाता है, इंटरेस्ट को इंक्लूड करेगा जो कि हमारा जो कैपिटल है उसके पास जाएगा, रेंट इंक्लूड होगा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब यहां पर कंसेप्ट की अगर बात करें तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट का होता है ये इक्वल होना चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस के। ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट जितना लग रहा है, जितना भी हम लोगों को साधन पे लागत लग रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में, प्रोडक्शन में, वो इक्वल होना चाहिए फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल होना चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस के। लेकिन यहां पर इक्वल नहीं होता है। अब इक्वल क्यों नहीं होता है, इसका दो कंसेप्ट आता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट कभी भी किसी के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए उसमें या प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद उस पर टैक्स लगाती है, या अगर किसी चीज के प्रोडक्शन को मोटिवेट करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या करती है, वो सब्सिडी देती है। तो यहां पर दो चीज इंक्लूड हो जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। क्या हो जाता है इंक्लूड, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है जो हम लोग टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स वगैरह देते हैं, या सब्सिडी इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस दोनों इक्वल नहीं होता है। तो इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात जब करेंगे तो ये क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वो भी मार्केट प्राइस पर रहता है, तो टैक्स इससे घट जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या करती है, ये सब्सिडी के रूप में कुछ छूट देती है, तो वो छूट को भी हम लोगों को हटाना होगा, उसमें जोड़ना होगा जो छूट दिया गया था।
तो यहां पर प्लस सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब सवाल उठता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने का हमारा नेशनल इनकम को मेजर करने का कुछ मेथड्स होता है। तो अगर हम बात करें कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्या क्या मेथड होता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो इसमें बेसिकली हमारे 3 मेथड होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन अप्रोच, नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसको हम लोग व्यय भी कहेंगे, एक्सपेंडिचर अप्रोच, और थर्ड हमारा होता है इनकम अप्रोच। ठीक है, आय के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं, तो ये 3 मेथड होता है हमें हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो, सारे को हम लोग इसी 3 मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और प्रोडक्शन अप्रोच अभी तक में हम लोगों ने जो समझा था जीडीपी को, वो प्रोडक्शन अप्रोच का था, जिसमें हम लोग उत्पादन को के आधार पर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम लोग व्यय के आधार पर कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, और इनकम अप्रोच में हम लोग आय के आधार पर कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को या नेशनल इनकम को। तो ये 3 मेथड है हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने समझा कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।